देवियों और सज्जनों, HP अनप्लग्ड के एक और दिलचस्प एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम अति विशेष व्यक्तित्व की उत्कृष्ट उपलब्धियों का उत्सव मनाते हैं। आज हम बड़े उत्साह के साथ आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्तित्व को पेश करने जा रहे हैं जो बोथ ऑन एंड ऑफ द टेबल वास्तव में एक चैंपियन है। मैं हूं आपका मेजबान सुदीप्तो बसक और मुझे हमारे माननीय अतिथि श्री अरूप बसक का परिचय कराते हुए अत्यधिक खुशी हो रही है। सबसे पहले मेरे साथ आप सभी श्री अरूप बसक को बधाई दें, जिन्होंने हाल ही में टेबल टेनिस के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम को एक अभूतपूर्व उपलब्धि तक पहुंचाया है। उनके उत्कृष्ट नेतृत्व में टेबल टेनिस की भारतीय राष्ट्रीय टीम ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। खेल के इतिहास में ओलंपिक के लिए पहली बार इसे मान्यता प्राप्त हुई है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि न केवल श्री अरूप बसक के अटूट समर्पण और अतुलनीय विशेषज्ञता को रेखांकित करती है, बल्कि हमारे कॉरपोरेशन और पूरे टेबल टेनिस समुदाय को अपार गर्व की अनुभूति कराती है। इनके राष्ट्रीय चैंपियन बनने के दिनों से लेकर कॉमनवेल्थ पदक जीतने तक की यात्रा, इन्हें प्रतिष्ठित ध्यानचंद पुरस्कार के लिए इनकी नेशनल कोच बनने की भूमिका तक, और अब ओलंपिक के लिए टीम का नेतृत्व करने तक श्री अरूप बसक की यात्रा HPCL के प्रत्येक सदस्य और हर भारतीय के लिए गर्व से भरी है। देवियों सज्जनों, HP अनप्लग्ड के 5वें एपिसोड में प्रेरणादायी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। नमस्कार अरूप बसक सर, आपका स्वागत है HP अनप्लग्ड पर। HP अनप्लग्ड पर आपकी उपस्थिति हमारे लिए सम्मान का क्षण है। टेबल टेनिस में राष्ट्रीय चैंपियन बनने से लेकर भारतीय राष्ट्रीय टीम के कोच बनने तक की, और उसके आगे हमारी टीम को पेरिस ओलंपिक्स लेके जाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी यात्रा वास्तव में काफ़ी प्रेरणादायक है। मैं चाहता हूं कि अगर आप इस यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक you and your team for inviting me in this program। मैं पहले मेरा पेरिस का जो एपिसोड है आने का पहले मैं मेरा खुद के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं टेबल टेनिस स्टार्ट किया था 1985 में। धीरे धीरे प्लेयर बनने के लिए कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था तब टेबल टेनिस क्या गेम है ये बारे में ही पता नहीं था। हम लोग को सिर्फ इंडिया में फुटबॉल, क्रिकेट ये बारे में ही पता चलते थे। लेकिन सडनली मेरा जो क्लब है उधर मैं सडनली भर्ती हो गया, फिर खेलना चालू किया, और सडनली धीरे धीरे खेलते खेलते इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा, परफॉर्मेंस भी आने लगा। फिर भी मैं 1988-89 तक कभी सोचा नहीं कि मेरे को बहुत कुछ करना है। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम 1993 में नेशनल चैम्पियन बना, सीनियर नेशनल चैम्पियन बना, तो मेरा सोच और आगे आने लगा। फिर मैं सोचा कि मैं अभी इंडिया में नेशनल चैम्पियन बन सकता हूँ, तो आगे कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, एशियन चैम्पियनशिप है, उसमें भी अच्छा रिजल्ट कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे सोच बढ़ाते गए और मेहनत ज़्यादा करने लगा। धीरे धीरे मैं इंडिया टीम में भी आ गए। इंडिया टीम में मैं अराउंड 10 ईयर्स टॉप टू पोजीशन में थे। तो मैं टेबल टेनिस मेरा इंजरी की वजह से छोड़ना पड़ा। मैं 2004 में मैं टेबल टेनिस लेफ्ट किया। उसके बाद मैं कोचिंग लाइन में आते आते मेरे को और 3-4 साल लगा सोचने को कि टेबल टेनिस कोचिंग कर सकता हूँ क्या नहीं। लेकिन मेरे को लगा कि धीरे धीरे मैं एक जो इधर मैं प्रैक्टिस करते थे उधर ही मैं कोचिंग स्टार्ट किया। तो मेरे हाथ से 2-4 प्लेयर्स भी निकले, लेकिन फिर जॉब ट्रांसफ़र की वजह से मैं वो टेबल टेनिस का जो कोचिंग मेरा एकेडमी था वो बंद हो गया। फिर मैं धीरे धीरे नेशनल टीम के कोच में आ गया। नेशनल टीम ने मेरे को बुलाया, HPCL के बहुत हेल्प किया, इसलिए मैं कोचिंग नेशनल टीम में आ गया। 2012 से मैं नेशनल टीम के साथ जुड़ा हूँ। बीच में 2 साल 21 to 23 मैं नेशनल टीम का कोच नहीं थे। बाकी 10 साल जो थे 10 साल मैं नेशनल टीम के साथ जुड़ा हूँ। मैं अभी पेरिस का बारे में जाने का पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। पेरिस ओलंपिक जाने का पहले लास्ट 3-4 महीने हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ा। मैं नेशनल कोच बना हूँ दिसंबर में। जनवरी में मेरा फर्स्ट कोचिंग असाइनमेंट आया है WTT स्टार कंटेनर कतर में।
तो उससे पहले जो 10 दिन का हम लोग का नेशनल कैंप था, वो कैंप में मैं देखा प्लेयर्स लोग बहुत अच्छे प्रैक्टिस में हैं, अच्छा कंडीशन में हैं, लेकिन जब टूर्नामेंट में गया उसमें बहुत सारे खमियां उनको दिखाई दिया। खमियां मीन्स प्लेयर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सामने वाले भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। तो उधर जाके देखा प्लेयर्स में थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो रहा है, लेकिन वो मिस्टेक इतना बड़ा भी नहीं है, वो ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्लेयर्स को हम लोग कोचिंग कराते हैं ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर है, ऑल डिसिप्लिन प्लेयर है और बहुत मेहनती है। एक यंग बच्चे को सिखाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, डांटना पड़ता है। इन लोगों से ऐसा नहीं है, इन लोग पूरा उल्टा है। ये लोग खुद ही मेहनती है, खुद ही आके पूछते हैं सर मेरे को और क्या करना चाहिए, मेरा मिस्टेक बताओ, और जो मिस्टेक्स गेम में हो रहा है बताओ। मेरे लिए इतना अच्छा होता है, क्योंकि मेरे को उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, सिर्फ उनको मिस्टेक्स ढूंढना पड़ता है। जब मैं हम लोग मैच के पीछे बैठता हूँ तो हम लोग सिर्फ उनका मिस्टेक ढूंढते हैं और ओपोनेंट उनके साथ क्या करना चाहते हैं, सिर्फ वो कर रहा है मैच के अंदर, वो सिर्फ हमको बोलना पड़ता है। जो खेलना है प्लेयर्स को खेलना है, और प्लेयर्स को वो पता भी है कैसे खेलना है। तो हम लोग जब WTT स्टार कंटेंडर कतर में आए तो हमारा टीम का परफॉर्मेंस उतना अच्छे नहीं थे, लेकिन विद इन 5-6 डेज के बाद सेम वेन्यू पे दूसरा एक टूर्नामेंट था, वो WTT कंटेंडर। उसमें ऑल टॉप प्लेयर्स है और भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उधर इंडिया टीम का परफॉर्मेंस सडनली बहुत चेंज हो गया, क्योंकि ये 5-10 दिन जो हम लोग कतर में थे, वो कतर में जो प्रैक्टिस हम लोग किया है अच्छा प्लेयर के साथ, उनका जो स्पीड मैच हो गया, हमारा परफॉर्मेंस में बहुत चेंजेस आया। जैसे उसमें मिक्स डबल्स में आयिका मुखर्जी, सुतीर्था मुखर्जी ब्रॉन्ज मेडल जीते, शरद कमल, मनिका बत्रा और 2-3 प्लेयर जो क्वार्टर फाइनल्स खेले। ये टॉप टूर्नामेंट के बाद, इसके बाद हम आते इमीडिएटली हम लोग वापस आके हम लोग गोवा में स्टार कंटेंडर इंडिया का जो टूर्नामेंट है उसमें हम लोग खेलने गए। सेम प्लेयर सेम चीज़, सिर्फ 2-3 दिन के प्रैक्टिस के बाद वो प्लेयर का परफॉर्मेंस और भी उखड़ के आए। उस टूर्नामेंट में मनिका बत्रा, अकुला श्रीजा, सुतीर्था मुखर्जी, मानव ठक्कर, शरद कमल, सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस में पहुंच गया। मतलब उनका जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि वर्ल्ड का टॉप प्लेयर्स खेलते हैं, इधर टूर्नामेंट जीतना मुश्किल है, लेकिन उनका मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो था उसमें पहुंच गए। फिर उसके बाद हम लोग फिर 4-5 दिन को रेस्ट मिला, लेकिन प्लेयर्स लोग रेस्ट नहीं लेते। वो लेने के बाद हम लोग नेशनल कैंप में, हम लोग 3 फरवरी को नेशनल कैंप में ज्वाइन किया। नेशनल कैंप में हम लोग जो 10 दिन मिला हम लोगों को, वो 10 दिन आप बिलीव नहीं कर सकते कि प्लेयर्स लोग और हम लोग खाने का टाइम भी नहीं होते थे, क्योंकि हम लोग सुबह 5 बजे प्रैक्टिस चालू करते थे, क्योंकि 6 o'clock मीन्स 9:30 आपका वुशान, मतलब कोरिया में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थे वो टाइम में, तो हम लोग को खाली पेट जाके प्लेयर्स को खेलना पड़ता था। हम लोग ऐसा टाइम फिक्स किए थे जो उधर का टाइमिंग्स का मैच होने वाला है, 10 बजे 1 बजे जो मैच है, हम वो टाइम पे प्रैक्टिस करते थे। तो प्लेयर्स लोग ऐसे थे कि टाइमली खा नहीं सकते, क्योंकि वो मैच प्रिपरेशन, वो तब भी मैच में पहुंच गए जाते थे कि वो टाइम पे कैसे मैच खेलना है, तो खाना भी उतना खाते थे मैच के लिए। हम लोग दिन में 3 से 4 बार प्रैक्टिस करते थे। एक्चुअली हम लोग जब नॉर्मल प्रैक्टिस करते दिन में 2 बार करते, लेकिन ये टाइम हम लोग 3-4 बार प्रैक्टिस किया। पहले हम जब प्रैक्टिस करते 3 घंटे का सेशन होते थे, ये टाइम हम लोग सिर्फ 1.5 घंटे का सेशन किया। हम लोग को पहले जो सपोर्ट नहीं था, अभी टेबल टेनिस फेडरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को के हेल्प से हम लोग को अभी फिजियो ही मिल जाता है, मैस्योर भी मिलता है, और स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रेंथ और फिटनेस के लिए एक्सपर्ट भी मिल जाता है। तो ये तीनों मिल के हम लोग जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गया, आप बिलीव नहीं कर सकते, फर्स्ट मैच हम लोग जो कजाकिस्तान के साथ खेले, बाकी जो टीम के साथ खेले, एक्सेप्ट हम लोग 2 मैच जो हम लोग अच्छे खेल नहीं पाए, नहीं बोलने से भी ये बोलना ज़्यादा अच्छा है। साउथ कोरिया टीम, पर्टिकुलर ये टीम में समथिंग डिफरेंट था, उनका जो परफॉर्मेंस था बहुत ही अच्छा था। उसके पास हम लोग 2 बार है, बाकी सब मैच जो हम लोग खेले बहुत अच्छे खेले। और मैं लेडीज़ टीम का बात करूँगा, हमारा जो लेडीज़ टीम थे, लेडीज़ टीम फर्स्ट मैच
of the tournament against China, Ayika Mukherjee beat world number 1. Oh wow, great. मतलब हम लोग सिर्फ नहीं, पूरा स्टेडियम सोच नहीं सकते थे, पूरा के पूरा स्टेडियम आके मैच देखने बैठ जाते हैं हमारे साथ कि कैसा हो रहा है। आप बिलीव नहीं करें, सेकेंड मैच वर्ल्ड नंबर 2 लॉस टू अकुला श्रीजा। Oh wow, amazing. जो अच्छे थे सब सोचेंगे तो फिर मनिका बत्रा का परफॉर्मेंस क्या हुआ, ऐसा नहीं है। मनिका बत्रा बहुत अच्छे खेले, लेकिन वो ऑलरेडी स्कैनर में अंदर में है, तो उसके साथ बहुत सारे मैच बहुत सारे पहले भी खेल चुका है, इसलिए वो लोग थोड़ा मैनेज करके आगे निकल गए। लेकिन आप बिलीव नहीं कर सकते, लेडीज़ टीम जो टेबल टेनिस खेले, मैं टेबल टेनिस स्टार्ट किया 1993 से वर्ल्ड लेवल पे, इतना अच्छा इंडियन टीम कभी नहीं देखा। कभी नहीं। धन्यवाद सर, आपने अपनी जर्नी बताने के लिए, और साथ ही में आपने भारतीय टीम की भी जर्नी बताई कि वो कैसे पेरिस ओलंपिक्स तक क्वालिफाई हुए। उसमें एक चीज़ जो मुझे और पूछना था आपको कि शुरू के कुछ मैचेस में हमने देखा कि भारतीय टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मगर उसके बाद 5-6 दिनों के अंदर ही उनका जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी चेंज हो गए। तो इतने बड़े प्लेयर्स को, शरद कमल, मनिका बत्रा, आयका मुखर्जी, इनको आपने किस तरीके से मोटिवेट किया और कि वो और अच्छा परफॉर्म करे और भारत को इतनी ऊंचाइयों तक लेके गए? नहीं, मैं जो कहना चाहता हूँ कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, ऐसे नहीं, रिजल्ट अकॉर्डिंगली जितना अच्छा खेल रहे थे वो नहीं आए हैं। क्योंकि आपको ये पता है, टेबल टेनिस का जो टेबल है वो डिफरेंट कैरेक्टर का होता है। टेबल का बॉल, हमारा टेबल टेनिस जो बॉल है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। वेट का प्रॉब्लम है, फिर एटमॉस्फेयर का जो प्रॉब्लम है, ये सब मिला के थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। फिर उधर जाने के बाद, मैच शुरू होने के बाद, जो हम लोग मैच में थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और साथ साथ में हम लोग फॉरेन प्लेयर से प्रैक्टिस करना चालू किया, उसका जो स्पीड है वो थोड़ा गेन करने का कोशिश किया। वो गेन के बाद ऑटोमेटिकली वो अच्छा खेलने लगे। और मैं जो प्लेयर्स के साथ बातचीत ये करते थे कि आप क्या हो ये सब मत सोचो, क्योंकि इसका कोई मायने नहीं रखता। आज आप कल मैं भी वर्ल्ड चैंपियन हो, लेकिन आज मैच हार गया, लोग आपको हारा हुआ खिलाड़ी बोलेंगे। तो इसलिए आप क्या हो आप मत सोचो, आप सिर्फ सोचो आगे कैसे जीतना है। ज़्यादा हाई वो सोच के मतलब मेरे को वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना है, मेरे को ये करना है, ये सब भी मत सोचना। आप सिर्फ सोचते रहो कि मेरे को एक एक मैच जीतना है, एक एक गेम जीतना है। मैं उनको मन से आधा जो सोच थे, जो डर थे, वो सब निकल दिया जितना हो सकता है। और प्लेयर्स भी इतने इंटेलिजेंट है, वो लोग भी समझ गए, और वो लोग भी इमीडिएटली उसका रिएक्शन में देख के ही समझ में लगा। वो लोग थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स हो गया, वो लोग परफॉर्म करने के पहले अच्छा खेलने को सोच रहे, तो इमीडिएटली ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस चेंज हो गया। ग्रेट सर। तो आपने जैसे अपनी जर्नी के दौरान बताया कि आपने 1985 से टेबल टेनिस खेलना शुरू किया। मैं उस दौरान की बात करना चाहता हूं कि उस दौरान में हमने 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद पूरे भारत का एक क्रिकेट के प्रति एक अलग टाइप का क्रेज़ हो गया था। पूरा भारत के बच्चे सब क्रिकेट खेलना चाहते थे, फुटबॉल खेलना चाहते थे। उस दौरान आपने एक बहुत ही अनट्रेडिशनल, एक न्यू टाइप के गेम को चूज़ किया, उसके ऊपर आपने खेला, फिर आप नेशनल चैंपियन बने। तो आपको इस दौरान किस टाइप की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस तरीके से आपने इन चुनौतियों का सामना करके इतने बड़े खिलाड़ी बने आप? देखिए, मैं एक चीज़ थोड़ा डिफरेंट तरफ समझना चाहिए कि हम लोग कुछ बनने के लिए टेबल टेनिस स्टार्ट नहीं किया। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बंगाल में फुटबॉल सबसे प्यारा गेम है, तो हम लोग फुटबॉल और क्रिकेट ही खेलते थे। लेकिन सडनली क्या होता है ना, पूरा टीम में 12-14 प्लेयर में 4 लोग मामा का घर चले जाते हैं, रिलेटिव्स के घर चले जाते हैं। वो टाइम में हम लोग को टीम नहीं बनते थे। तो 1985 में मैं जो क्लब में टेबल टेनिस स्टार्ट किया था, वो उधर मेरा जो कोच थे, उन्होंने मेरे को बोला तुम टाइम उधर वेस्ट करते हो, ये तो बहुत रिच फैमिली का गेम है, तुम आके थोड़ा ये सब टेबल टेनिस खेलना चालू करो। तो मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 85 to 86 में 2 बार क्लब छोड़ के भाग गया था। क्योंकि मेरे को जो आसमान के नीचे जो खुशी मिलता था वो टेबल टेनिस हॉल में नहीं मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 80, 87, 88 आते आते बंगाल में एक बैच था जो हम लोग को एज भित्तिक मैच होता है। तो टॉप 15 का जो टीम है
वो 15 to 18 में शिफ्ट हो गया। ओके। तो एक ब्लैंक जगह था, वो जगह में मैंने उसका यूटिलाइज़ किया और मैं जो सिलेक्शन ट्रायल था, सिलेक्शन ट्रायल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तब मैंने सोचने लगा मैं कुछ कर सकता हूँ। पहला दिन जब टेबल टेनिस स्टार्ट किया था, मेरे मन में भी नहीं था मेरा प्लेयर बनना है, मेरे सिर्फ खेलने को एंजॉय कर रहे थे। और 87 के बाद 88, 89 में मेरे को रेलवेज़ में जॉब मिल गया। मैं 2-3 साल, मैं मतलब रेलवेज़ को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पर्टिकुलरली मैं 15 ईयर्स 11 डेज़ में रेलवेज़ ज्वाइन किया था। तब का दिन में यंगेस्ट था, और वो टाइम में अगर उनको मॉनेटरी सपोर्ट हम लोग को नहीं मिलता था, मैं शायद टेबल टेनिस खेल भी नहीं सकता था, क्योंकि एक रबर का 600 रुपीज़ तब का दिन में कॉस्ट था, जो 15 to 20 डेज चलता है, और वो रबर अवेलेबल भी नहीं मिलते थे तब का दिन में। तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ बंगाल टेनिस एसोसिएशन को, उनका जो सेक्रेटरी थे, तो स्पेशली उन्होंने बोला जब भी जो रबर चाहिए इनको दिया जाए। तो जो सपोर्ट मिलते गया मेरे को, उसमें मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। फिर मैं 87-88 में फर्स्ट नेशनल टीम में, नेशनल कोचिंग टीम के साथ कोचिंग कैंप किया। वो कैंप में मैं एक दिन इंजर्ड हो गया। अच्छा। तो इंजर्ड हो गया तो मैं साइड लाइन में बैठे थे। वो टाइम में आप लोगों को पता है 9 टाइम नेशनल चैम्पियन बैडमिंटन के मधुमिता सिंह बिस्त। अच्छा। आफ्टर सेकेंड बेबी के बाद फर्स्ट डे प्रैक्टिस में आया, तो मेरे को देख के मेरे को पूछा कि आप इधर बैठे क्यों है, क्यों प्रैक्टिस में नहीं हो? मैं बोला मैं इंजर्ड हूँ। बोलता इंजरी कहाँ है? बोलता मेरा हाथ में। बोला तुम लेग्स यूज़ कर सकते हो? बोला हाँ। तो कोच के परमिशन लेके मेरे को ट्रेनिंग में देखा, मतलब 2 बच्चे का मम्मी होने के बाद जो ट्रेनिंग में उस दिन उनके साथ किया, तब मेरे को लगा मैं लाइफ में कुछ नहीं किया, मेरे को और भी आगे करना है। फिर धीरे धीरे मैं उनका ट्रेनिंग के साथ, तो उनके जैसा ट्रेनिंग करने लगा। फिर उससे आगे और एक नेशनल कैंप में गया, जहाँ बहादुर प्रसाद करके एक प्लेयर मिला, एथलीट, जो एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल है। तो उन्होंने मेरे को बोला मेरे को साथ दोगे, क्योंकि मेरे साथ कोई प्रैक्टिस पार्टनर नहीं है। मैं इतना बड़ा प्लेयर मेरे को बोल रहे, तो मैंने राजी हो गया। उनके साथ ट्रेनिंग किया तो लगा और भी कुछ नहीं करता हूँ। तो मैं इतने बड़े बड़े प्लेयर के साथ मिला, और जो नेशनल कैंपस होता है ना, वो इतना बड़े प्लेयर से भरा हुआ रहता है, आप खेलना भी नहीं चाहोगे तो भी आपको खेलना पड़ेगा। तो उस वजह से आप बिलीव नहीं कर सकते, मैं बंगाल छोड़ के पूरा नेशनल कैंप के साथ मैं फ्रेंड के घर में जाके टेबल टेनिस प्रैक्टिस करते करते मैं 93 में नेशनल चैम्पियन बना फर्स्ट टाइम। तो नेशनल चैम्पियन बना 93 में। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, मैं HPCL ज्वाइन किया 1993 28 अक्टूबर को। दिसंबर में आई बिकम नेशनल गेस्ट चैम्पियन, जो अंधेरी में हुआ था। एक्चुअल टूर्नामेंट पुणे में था, तो अंधेरी में हुआ। फिर नेक्स्ट टूर्नामेंट विद इन 7 डेज सैफ गेम्स, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, आई बिकम चैम्पियन। उसके बाद फरवरी में 1994 नेशनल चैम्पियन, मैं HPCL में आके नेशनल चैम्पियन बना। ओके, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ते गए। फिर कॉमनवेल्थ मेरा 5 मेडल है, मैं 5 वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल लिया, 5 एशियन चैम्पियनशिप भी खेल चुका हूँ। ओके, तो उसमें भी मेडल है आपके? हाँ, मेरा कॉमनवेल्थ में 5 मेडल है। 5 मेडल है। सैफ गेम्स में अराउंड 8 मेडल्स हैं साउथ एशियन फेडरेशन में। ओके, धन्यवाद सर, आपने अपने जर्नी के बारे में बताया, और कोच और मेंटर के बारे में तो हम सभी जानते हैं, मगर आपका जो इंडिविजुअल खिलाड़ी के का जो फेस था वो भी आपने बताया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि अभी आप जिस पोजीशन में हैं HPCL में, उसमें भी वो भी काफ़ी टैक्सिंग है, उसके अंदर भी आपको काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और एज अ नेशनल कोच भी आपको काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो HPCL के काम के साथ नेशनल टीम के कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी और घर, इन तीनों को आप किस तरीके से संतुलित करते हैं, और किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, ताकि हम जानें और हमारे जो लोग हैं पूरे HPCL में वो भी कुछ सीखें इस चीज़ से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट होता है फैमिली, जिधर से हम लोग शुरुआत करते हैं। मेरा फैमिली बचपन से ही मेरे को फुल सपोर्ट टेबल टेनिस के लिए था, और मेरा वाइफ भी नेशनल चैम्पियन है टेबल टेनिस के, तो मेरे को टेबल टेनिस के लिए कुछ भी मना नहीं है। मेरा घर से ऐसे होता था, बचपन में मैं अगर प्रैक्टिस में नहीं जाता था
तो मेरे को बोला जाता था कि तुम घर में क्यों बैठा है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो मेरे को फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिलीव नहीं, आज तक नहीं है। उसके बाद तो ऑफिस में टाइम में टाइम बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। जब टूर्नामेंट खेलते थे मैं 93 टू 2004 तक, मेरे को ऑफिस में सिर्फ कुछ ही दिन जाना पड़ता था जब मैं फ्री होते थे, अदरवाइज़ मेरे को मैच में खेलने का परमिशन था। उसके बाद आया जब मैं फर्स्ट ट्रांसफ़र हुआ भुवनेश्वर में, और जब मैं टेबल टेनिस छोड़ा तब से जब तक भुवनेश्वर में, वो टाइम में मेरा थोड़ा टफ टाइम था। वो टाइम में मेरे को टेबल टेनिस के लिए कुछ कर नहीं पाए। लेकिन जब मैं बॉम्बे में आया, अनुपम सर, फिर बाद में अभी सरोज सर, शामीम सर, मेरा जो कॉलीग्स है, टीममेट्स है, आदेश दारेकर, MS जोशी, शब्बीर आज़म, जिसका नाम नहीं बोलने से चलेगा नहीं, भाभी मोहित मालविया और अनवर जी, सब मिल के मेरे को बोलता है नहीं तुम्हारा काम इंडियन टीम के साथ ही है, जब तुम फ्री रहोगे तभी तुम सपोर्ट करना, मतलब हमारा काम में सपोर्ट करना। तो ये इतना सपोर्ट हमको मिलता है। फिर उनके बाद जो काम करने का होता है, तो स्टार्टिंग में जब मैं बाहर से आता हूँ तो मेरे को समझ भी नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। और उल्ट साइड में भी जब मैं इंडिया टीम में जाता हूँ, फर्स्ट 2-3 दिन मेरे को रहता है कि इतना काम छोड़ के आया, थोड़ा टेंशन रहता है, बट सबके सपोर्ट में मेरे को अच्छे से हो जाता है। धन्यवाद सर। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे HPCL में भी ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो काफ़ी अलग अलग स्पोर्ट्स में अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं। आपने देखा ही होगा कॉर्पोरेट अफेयर्स में कि जब आप स्पोर्ट्स मीट वगैरह कराते हैं तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो काम के साथ साथ अपने जो स्पोर्ट्स की कला को कैसे उभारे और इसको कैसे और आगे लेके जा सकते हैं वो? देखिए, अगर हम लोग सोचेंगे ना बहुत बड़ा, तो मेरे लिए बहुत चीज़ मुश्किल हो जाता है। अगर मैं प्लेयर बनना चाहूँगा तो मुश्किल है, अगर मैं खेलने को एंजॉय करूँगा तो मेरे लिए सब कुछ इजी हो जाता है। तो मैं सब एम्प्लॉयज़ को बोलता हूँ, आप एंजॉय के लिए खेलिए। स्पोर्ट्स मेंटल और हेल्थ दोनों को स्टेबलाइज करता है, मतलब दोनों को मिल के अच्छा पोजीशन पे लेके जाता है। आप कभी सुना होगा सोनोडाइन का म्यूज़िक सिस्टम, फिर दूसरा तोशिबा, लेकिन आप जब सोनी में जाएंगे वो का जो मिक्सर सुरीला है, क्योंकि उन दोनों का मिक्सिंग बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही आपको बोलना चाहता हूँ कि आप खेलने में ध्यान दीजिए, स्पोर्ट्स में डेली 1 आवर 2 आवर आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए। इसमें आपको सेफ परफॉर्मेंस को अच्छा ऐसा नहीं है, आपको ये भी अच्छा मिलेगा, आपका हेल्थ मेंटल सब कुछ आपको साथ देने वाले हैं। आप काम में भी उतना अच्छा कर सकते हैं और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर आपका हमारे मंच में आने के लिए और हमें सबको प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, श्री अरूप बसक के साथ HP अनप्लग्ड के इस प्रोत्साहन भरे एपिसोड का समापन करते हुए हम उनके टेबल टेनिस के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के कोच के रूप में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि और हमारी टीम को पेरिस ओलंपिक में ले जाने के लिए एक बार पुनः उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं। ओलंपिक के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि आप देश के लिए कई चमचमाती मेडल लेकर आएंगे। श्री अरूप बसक, खेल के प्रति आपका समर्पण, जुनून और अटूट प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रिय दर्शकों, हम आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों को महत्व देते हैं। कृपया बेझिझक अपने विचार हमारे साथ prcc@hpcl.in पर साझा करें। अगली बार तक प्रेरित होते रहें और सितारों तक रूबरू होते रहें। अलविदा, नमस्कार।